ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज बुध है और अक्टूबर की 2 तारीख। ZBC सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक बड़ी गलती की है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The Iranian regime doesn't understand our determination to defend ourselves or our resolve to strike back at our enemies. ईरान की जानिब से मंगल की रात इसराइल पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद रात गए तेहरान की सड़कों पर जश्न। और जानिए कि इसराइल और ईरान में से अस्करी एतबार से ज्यादा ताकतवर कौन है। Iran will face the consequences for its actions. और ये भी कि आज ही के दिन सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम कैसे फतह किया था। मजीद ये भी जानिए कि इंडिया में 10 साल से रिहाइश पजीर मुबैना पाकिस्तानी खानदान कैसे गिरफ्तार हुआ। ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ರು। और मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने वाली 81 साला दादी का कहना है कि लोग मेरी तरह जीना चाहते हैं। 제가 원래 모델 역할을 하고 있었는데 제가 외국 무대가 소원이었어요. 외국 무대로 진출하는 게। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मोलाजेट इंडिया में रिलीज क्यों ना हो सकी और क्या ये क्रिकेट दुश्मनी के सिनेमा वर्जन की तरह है। वो कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट का पुत्र मौला जट्टे। और ये कि बाबर आजम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा क्यों दे दिया। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सरबीन में, मगर हमेशा की तरह सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों ने मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर एक बड़ी जंग के आगाज के खदशात को जन्म दिया है। इसराइली हुकाम का कहना है कि 1 अक्टूबर की शाम ईरान की जानिब से इसराइल में मुख्तलिफ मुकामात पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इसराइली हुकाम के मुताबिक उनमें से बेशतर को उसने अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मदद से तबाह कर दिया, जबकि अमेरिका का कहना है कि इस अमल में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों ने भी इसराइल की मदद की। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा है कि उसे इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The Iranian regime doesn't understand our determination to defend ourselves or our resolve to strike back at our enemies. अमेरिका ने ईरान के इस हमले को नाकाम और गैर मुअस्सर करार दिया है, जबकि इसराइल की जानिब से भी इस हमले में किसी जानी नुकसान के ना होने की बात की गई है, जबकि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि इसके 90% मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। ये रवां बरस में दूसरा मौका है कि ईरान ने इसराइल को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इससे कबल ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर्स की एक मुबैना इसराइली हमले में हलाकत के बाद अप्रैल में जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल की जानिब 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए थे। उस वक्त इसराइली फौज के तर्जुमान रियल एडमिरल डैनियल हॉकरी ने टेलीविजन पर नशर होने वाले एक बयान में कहा था कि हमले में 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल शामिल थे, जिनमें से कोई भी इसराइली इलाके में दाखिल नहीं हुआ, जबकि 110 बैलिस्टिक मिसाइलों में से भी बहुत कम तादाद इसराइल पहुंची। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का मजीद कहना है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक बड़ी गलती की है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की जानिब से इसराइल पर क्रूज मिसाइल हमले के बाद अपने खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान ने इसराइल को समझने में गलती की है। वो नहीं जानते कि इसराइल अपना दिफा और जवाबी कार्रवाई करने की भरपूर सलाहियत रखता है। אמרתי אתמול
של ימים של הישגים גדולים ואתגרים גדולים. הישגים גדולים כי סיכלנו את נסראללה ואת צמרת הפיקוד שלו ویت تخنیت של חיזבאללה לכיבוש. ان کا مزید کہنا تھا کہ جو غلطی ایران نے کی اس کے نتائج کے بارے میں بہت جلد اسے اندازہ ہو جائے گا. ہم اپنے اصولوں پر قائم ہیں اور بس اتنا واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم اس پر جوابی حملہ کریں گے. ושנית, לעמוד יחד איתנים בימי המבחן שלפנינו, ביחד נעמוד, יחד נלחם, יחד ננצח. دوسری جانب ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی نے امریکہ سمیت کچھ یورپی ممالک پر خطے میں کشیدگی اور جنگ مسلط کرنے کا الزام عائد کیا ہے. ایران کے رہبر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ممالک جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خطے میں امن لانا چاہتے ہیں. ایران کے ایک سینئر اہلکار نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا ہے کہ منگل کی رات اسرائیل کی جانب سے میزائل داغنے کا حکم آیت اللہ خامنہئی نے دیا تھا جو ایک محفوظ مقام پر پناہ لیے ہوئے ہیں. ایران کی جانب سے منگل کی رات اسرائیل پر کیے گئے میزائل حملوں کے بعد رات گئے تہران کی سڑکوں پر جشن منایا گیا. Jubilant crowds in the streets of Tehran and dozens of other Iranian cities, minutes after Iran's Revolutionary Guard launched a wave of missile strikes on Israel. ان مجموعوں میں موجود اکثر افراد نے ایران اور حزب اللہ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور ان پر حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کی تصویر موجود تھی جو گزشتہ جمعے کو لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہوئے تھے. تصاویر میں کچھ افراد کو آتش بازی بھی کرتے دیکھا جا سکتا ہے. اس صورتحال میں دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ یہ بظاہر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مضبوط ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آخر ان میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطی میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے. سن 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں. دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطی میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے. میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے ہیں. CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے. اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس بارے میں سنیے ZBC کی یہ خصوصی رپورٹ. ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اسرائیل اپنے دفاعی بجٹ پر ایران سے کہیں زیادہ خرچ کرتا ہے. ایران کے حاضر سروس فوجی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس ایئر پاور ہے. اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیز حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ ایران کے پاس 186 فائٹر جیٹس اور صرف 13 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں. دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہو، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 67 ہیں. ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطی میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں. حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجزیے سے بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے. اگرچہ ایران نے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر داغے ہیں، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ زیادہ تر اس میں کامیاب رہا ہے. فوجی طاقت کے لحاظ سے تو اسرائیل کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، لیکن ویپنز کے ساتھ ساتھ ایلائز بھی کسی ملک کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں. یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کون سی طاقتیں ان دونوں ملکوں میں سے کس کو سپورٹ کرتی ہیں.
امریکہ آج اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے جو نہ صرف اسے سالانہ اربوں ڈالر کی فوجی امداد دیتا ہے بلکہ اس کے تحفظ کی ضمانت بھی مہیا کرتا ہے۔ برطانیہ اسرائیل کا ایک ایسا دیرینہ دوست ہے جس نے نہ صرف اسرائیلی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اس کو سفارتی اور فوجی امداد بھی فراہم کرتا ہے۔ فرانس کے اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ فرانس ان اولین ممالک میں سے ایک تھا جس نے 1949 میں یہودی ریاست کو تسلیم کیا۔ جہاں اسرائیل کو بڑی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے وہیں ایران کو ریجن میں مسلح گروہوں اور ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے جو ایران کو ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ ایران کے اتحادیوں میں روس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایران کے پاس موجود زیادہ تر اسلحہ روسی ساختہ ہے اور یوکرین کی جنگ کے بعد ایران اور روس کے مابین فوجی تعاون بڑھا ہے۔ ایران کے چین کے ساتھ اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ اس کی ایک مثال 2021 کا وہ معاہدہ ہے جس کے تحت چین ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شام ایران کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور وہ اسرائیل اور ایران کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یمن کے وسیع علاقے پر قابض حوثی جنگجو بھی ایران کے اتحادی ہیں۔ اسرائیل پر ایران کے حملے میں حوثی باغیوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور کچھ میزائل داغے ہیں۔ لبنانی گروپ حزب اللہ ایران کا ایک اہم اتحادی ہے۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس یہ گروپ لبنان کا ایک بااثر سیاسی پلیئر بھی ہے۔ عراق کا اسلامک ریزسٹنس گروپ بھی ایران کا ایک ایسا اتحادی ہے جس نے اسرائیل پر حملے میں ایران کا ساتھ دیا اور وہاں سے اسرائیل پر میزائل داغے۔ فلسطینی گروپ حماس بھی ایران کا اتحادی ہے جسے مبینہ طور پر ایران سے مدد ملتی ہے۔ اب جو ریجن میں الائنسز ہیں اور جو حالات ہیں اس سے جنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جہاں تک ریجن میں بڑے عرب ممالک کا تعلق ہے تو وہ اکثر اسرائیل کے معاملے میں کوئی خاص عملی قدم نہیں اٹھاتے، لیکن اس کشیدگی میں وہ اسرائیل کو جنگ سے روکنے میں کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابراہیم ایکارڈز کی وجہ سے اس وقت یو اے ای، سعودی عربیہ، ایجپٹ، باقی جتنے ممالک ہیں ارد گرد وہ بھی اس وقت اسرائیل پہ اتنا لیوریج رکھتے ہیں اور وہ لیوریج استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل اس کو کسی بھی طریقے سے ایک جنگ کی صورت میں نہ ڈیولپ ہونے دے۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ ابراہیم ایکارڈز کیا ہیں تو یہ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی جانب سے کرائے گئے معاہدے ہیں جن سے ان ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک تعلقات قائم ہوئے، اور کیونکہ امریکہ یہاں ایک بڑا پلیئر ہے اس نے پہلے ہی اسرائیل سے کہہ دیا ہے کہ وہ جنگ کی صورت میں اسرائیل سے تعاون نہیں کرے گا۔ ایران بھی کہہ چکا ہے کہ یہ صرف انٹرنیشنل لاء کے مطابق جوابی کارروائی تھی اور بس۔ اس کا بڑھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا بظاہر، لیکن یہ کہنے کے باوجود ہمیں یہ اندازہ ہے کہ وہاں ایتمر بین گویر جیسے لوگ ہیں اسرائیلی کیبنٹ میں، کنیسٹ میں، اور بیزلل سموٹرچ جیسے لوگ ہیں جو بہت شدید جنگ کے حامی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی نتن یاہو سیاسی طور پہ کمزور محسوس کرتا ہے تو وہ ایران کا کارڈ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے بات اسرائیل اور ایران کی فوجی طاقت کے کمپیریزن سے شروع کی۔ اسرائیل نے نہ صرف ایران کے حملوں کا دفاع کر کے اپنی صلاحیت دکھائی بلکہ جو ہم نے موازنہ کیا اس کے مطابق تعداد میں تو ایران کے پاس زیادہ اسلحہ اور فوج ہے، لیکن ٹیکنالوجی اور ماڈرن وارفیئر میں اسرائیل کہیں آگے ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی جدید فوجی صلاحیت میں بہت بڑا کردار امریکہ اور برطانیہ جیسی مغربی طاقتوں کی مدد کا ہے، جبکہ ایران کے پاس بڑی حد تک اس طرح کی سہولت نہیں ہے۔ لیکن ایران نے ریجن میں اپنی پراکسیز کے ذریعے کسی حد تک اپنے مؤثر ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ طاقت جس کے پاس بھی زیادہ ہو، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ایک اور جنگ کو برداشت کر سکتی ہے؟ انڈیا کے شہر بنگلورو کی پولیس نے مبینہ طور پر پاکستان کے 4 شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو پولیس کے مطابق گزشتہ 6 برس سے شہر کے نوائی علاقے میں ہندو ناموں اور شناخت کے ساتھ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھے۔ پولیس نے 48 سالہ راشد علی صدیقی، ان کی 38 سالہ اہلیہ عائشہ حنیف، ان کی والدہ روبینہ اور والد محمد حنیف کو بنگلورو کے علاقے راجہ پور میں غیر قانونی طور پر رہنے کے الزام میں گرفتار
कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राशिद अली सिद्दीकी ने शंकर शर्मा और आयशा ने आशा रानी का फर्जी नाम इख्तियार कर रखा था, जबकि आयशा के वालिद का फर्जी नाम राम बाबू शर्मा और वालिदा का नाम रानी शर्मा रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक इन चारों के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजात बनाने और कई दीगर मामलात में मुकदमा दर्ज किया गया है। ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರು 3 ಜನನೋ 4 ಜನನೋ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. पुलिस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर जब गुज़िश्ता इतवार की शब उनके घर पर छापा मारा तो राशिद ने अपना नाम शंकर शर्मा बताया, लेकिन वहां दीवारों पर लिखी हुई उस तहरीर ने पुलिस की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, जिसमें लिखा था मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल और जश्न यूनुस। 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂಟೆಲಿजेंस एजेंसीಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ। पुलिस के मुताबिक राशिद सिद्दीकी ने बताया कि वो बेंगलुरु के नवाई इलाके में सन 2018 से रिहाइश पजीर थे। उनके पास इंडियन पासपोर्ट और आधार शनाख्ती कार्ड भी था। खानदान के बाकी तीनों अफराद के पास भी हिंदू नामों के पासपोर्ट और आधार कार्ड मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की वजारत खारिजा ने इस मामले पर अब तक कोई तबसरा या बयान जारी नहीं किया है। सामीन 2 अक्टूबर 1187 की तारीख और जुमे का दिन था जब दुनिया के मजहबी दारुल हुकूमत और सबसे मुतनाज़ा समझे जाने वाले शहर यरूशलेम में तकरीबन 9 दहाइयों के वक्फे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में एक बार फिर मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ था। शहर की फसीलों पर अयूबी परचम लहराया गया था और मजहबी मुकामात से मसीहियत की अलामात हटाने का काम शुरू किया गया था। ठीक 833 बरस कबल 2 अक्टूबर की वो रात शबे मेराज की रात भी थी। यरूशलेम जंग के नतीजे में नहीं बल्कि एक मुहासरे के बाद शहर के मसीही मुंतजमीन और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान मुआहदे के नतीजे में मुसलमानों के हवाले किया गया था। शहर का हर बासी मुआहदे में तय की गई रकम अदा करके आज़ादी से किसी दूसरे मसीही इलाके में जा सकता था। जो लोग पहले होने वाले मुमकिना जुल्म का सोचकर परेशान थे, अब इस फिक्र में थे कि अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। 2 अक्टूबर के दिन और आने वाले कई हफ्तों तक शहर से लोग रकम अदा करके जाते रहे। जो नहीं अदा कर सकते थे वो मदद मांगते रहे और उनमें से हजारों की मदद खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके भाई सैफुद्दीन ने ज़ाती तौर पर उनका तावान अदा करके की और बहुत से गुरबा को शहर के साबिक मसीही हुक्मरानों की दरख्वास्त पर बगैर तावान अदा किए जाने दिया गया। मुअर्रिख जोनाथन फिलिप्स ने सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी पर अपनी किताब द लाइफ एंड लेजेंड ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन में लिखा है कि यरूशलेम के मसीही शहरियों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। मुसलमानों के मुहासरे के दौरान यरूशलेम की ख़वातीन ने अपने बाल कटवा दिए थे कि वो फातेह फौज के सिपाहियों की नज़रों में ना आएं, लेकिन फिलिप्स लिखते हैं कि फतह और यरूशलेम पर कब्ज़ा मुकम्मल करने का मरहला तय करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने ख़ास तौर पर औरतों के मामले में रहमदिली का मुज़ाहरा किया, जिसके लिए वो मशहूर भी थे। सवाल जहन में उठता है कि उनका ये जज्बा क्या सच्चा था? ऐसा मालूम होता है कि ऐसा ही था। वो उनको फ़रोख्त कर सकते थे या अपने फ़ौजियों के हवाले कर सकते थे। यरूशलेम की फ़तह के मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हर उस अंदाज़े को गलत साबित किया जो शायद माजी में इस शहर में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर कायम किए गए थे, और यही वजह है कि उसी यूरोप में जहां उन्हें अपने ज़माने में खून का प्यासा और शैतान की औलाद कहा गया था, वहां 20वीं और 21वीं सदी में हीरो का दर्जा भी दिया गया। ये वही यरूशलेम था जिसकी सन 1099 में फतेह के बाद सलीबियों के यरूशलेम में दाखिले के मौके पर यहाँ हर तरफ लाशें थीं और मर्द, औरतें और बच्चे कोई फातेहीन की तलवारों से महफूज नहीं था। मुसन्निफ जस्टिन मारूजी ने अपनी किताब इस्लामी सल्तनतें 15 शहर जो एक तहजीब को बयान करते हैं में यरूशलेम के बारे बाब में मसीही ज़राए का हवाला देते हुए सलीबियों की फतह के बाद शहर के मनाजर बयान किए हैं। उन्होंने सलीबियों के रवैये की मिसाल के तौर पर उनके एक ओहदेदार का बयान नकल किया। ज़बरदस्त मनाजर थे। हमारे फौजियों ने दुश्मन के सर कलम कर दिए, कुछ को
ज्यादा तकलीफ देने के लिए आग में झोंका गया। गलियों में सरों, कटे हुए पैरों और हाथों के ढेर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का चैलेंज यरूशलेम की फतह पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अंदाज़ा था कि अब मसीही दुनिया, जिस पर यरूशलेम जैसे मुक़द्दस शहर के हाथ से निकलने की खबर बिजली बनकर गिरी होगी, इसको वापस हासिल करने की कोशिश करेगी। सन 1187 में यरूशलेम की फतह से तीसरी सलीबी जंग में इसके कामयाब दिफा का बाब तकरीबन 5 बरसों पर मुहित है। वो सलीबी जंग जिसमें मगरबी यूरोप के बड़े बड़े बादशाह खुद शरीक हुए और यूरोप भर से लोगों को जंग में शिरकत पर मायल करने के लिए सुल्तान की बदतरीन से बदतरीन शबीह पेश की गई। लेकिन जंग के लिए आने वाले न सिर्फ यरूशलेम हासिल करने में नाकाम रहे, बल्कि सुल्तान की एक मुख्तलिफ तस्वीर लेकर वापस गए, जो तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद आज तक कायम है। सुल्तान सलाहुद्दीन आखिरी बार 19 फरवरी 1193 को दमिश्क में एक अवामी तकरीब में नजर आए और 4 मार्च 1193 को इस दारे फानी से कूच कर गए। सामीन, कभी आपने सोचा कि 80 साल की उम्र में आपके मशागल क्या होंगे? कुछ लोग इस उम्र में बागबानी में अपना वक्त सर्फ करते हैं, तो कुछ बुजुर्गी में भी नई जुबान सीखने का शौक पूरा करते हैं। कुछ अपने बच्चों की औलादों के साथ वक्त गुजारते हैं, तो कुछ को दुनिया की सैर करने का मौका मिलता है। इनमें से एक आध कोई ऐसा भी होता है जो अपने मॉडलिंग करियर को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न में हिस्सा ले। जनूबी कोरिया की एक खातून चोए सुन हुआ को भी यही करना था और वो इस ख्वाब को पूरा करने में 81 साल की उम्र में कामयाब भी हुई। रवां हफ्ते 21 साला चोए सुन जनूबी कोरिया से मिस यूनिवर्स के मुकाबले के लिए अपने से 3 गुना कम उम्र खवातीन के साथ जब स्टेज पर उतरी तो उन्हें यकीन था कि वो इस साल के आखिर में मेक्सिको में होने वाले फाइनल में जगह बना लेंगी। Choi Soon-hwa, who was born almost a decade before the first Miss Universe contest was held in 1952, could now make history as the pageant's oldest ever participant. The 81-year-old South Korean fashion model reached the finals of the 2024 Miss Universe Korea. She competed with 31 other participants to reach the Miss Universe final, which will take place in Mexico in November. Choi began modeling when she was 72 and said that she wanted to make an international debut. 제가 원래 모델 역할을 하고 있었는데 제가 외국 무대가 소원이었어요. 외국 무대로 진출하는 게. 그랬는데 진출할 아무 이유가 없고. सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें इस कदर यकीन क्यों था। इसी सवाल के जवाब में चोए सुन ने जेबीसी को बताया कि अपने बच्चों को पालने और बड़ा करने के बाद जब एक मुश्किल वक्त आप गुजार देते हैं और पीछे सिर्फ आप या आपका साथी बाकी रहता है, तो फिर उस वक्त ज़रूरी होता है कि आप वो कुछ करें जिसकी ख्वाहिश रखते हों। जनूबी कोरिया की मिस यूनिवर्स का ताज तो चोए सुन ना हासिल कर सकीं और वो ताज 22 साला हैन एरियल के सर पर सजा। ताहम इन मुकाबलों से वो खाली हाथ वापस नहीं गईं, बल्कि उनको बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन करने का टाइटल दिया गया। पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट दिल्ली में मुतअल्लिका हुकाम की जानिब से इजाज़त ना मिलने के बायस आज यानी 2 अक्टूबर को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश नहीं की जा सकी है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की एक सुपरहिट फिल्म जिसने बहुत बड़ी कमाई की है, उसे कब से इंडिया में रिलीज करने की तैयारी की जा रही थी और अब खबर थी कि हाल ही में एक बड़ा स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज करने जा रहा है। फवाद खान की फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट एक सुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म के तो फैन खुद करण जौहर है। यही कारण है कि उन्होंने ये फिल्म दुबई जाकर देखी और कब से फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर ओनर्स इस फिल्म को इंडिया में रिलीज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हर बार इन्हें धमकी मिल जाती है। ऐसे में थिएटर ओनर्स ने ये रिसर्च किया और पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं करने का क्या कोई रूल है, क्या गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया है। तो फिल्म इंडस्ट्री वालों को पता चला है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रूल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ने जब आतंकी हमले हमारे देश पर किए तो उसके बाद सबने इकट्ठे होकर ये डिसीजन लिया कि हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करेंगे और
फिल्में रिलीज नहीं होने देंगे पाकिस्तान की इंडिया में, बाकी कोई रूल नहीं पास किया गया था। पाकिस्तानी सुपर स्टार्स फवाद खान और माहिरा खान की इस फिल्म को गांधी के योम पैदाइश के मौके पर इंडियन रियासत पंजाब के सिनेमा घरों में 2 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश किया जाना था, और अगर ये इंडियन सिनेमा घरों की जीनत बन जाती तो ये गुज़िश्ता 10 वर्षों में इंडियन स्क्रीनों पर चलने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होती। ताहम अब ZBC को मालूम हुआ है कि मुतअल्लिका हुकाम की जानिब से इजाज़त ना मिलने के बाइस इस फिल्म की स्क्रीनिंग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया गया है। इंडियन खबर रसा इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर जी स्टूडियोज ने मंगल को ही तस्दीक कर दी थी कि फिल्म गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई है। बुध की सुबह जी स्टूडियोज में मौजूद एक जरिए ने भी ZBC को तस्दीक की है कि इंडियन वजारत इतलात और नशरियात की जानिब से इजाज़त ना मिलने की खबर सामने आने के बाद फिल्म की रिलीज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई है। फिलहाल ये मालूम नहीं हो सका कि वजारत की जानिब से ये फैसला किए जाने की वजूहात क्या हैं। ये पहला मौका नहीं कि इस फिल्म को इंडिया में नुमाइश के लिए पेश नहीं किया जा सका है। इससे कबल द लेजेंड ऑफ मौला जट को 30 दिसंबर 2022 को इंडिया के उन इलाकों के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश किया जाना था जहां लोग पंजाबी समझते और बोलते हैं। ताहम उस वक्त भी किसी वजाहत के बगैर इसकी नुमाइश गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मनसूख कर दी गई थी। अगरचे फिल्म की नुमाइश ना होने के बारे में सरकारी सतह पर खामोशी है, ताहम सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फिल्म को नुमाइश की इजाज़त ना देने के फैसले पर सार्फिन मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। याद रहे कि मौला जट की इंडिया में 2 अक्टूबर को होने वाली नुमाइश के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र के सियासी रहनुमा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी राज ठाकरे का बयान भी सामने आया था, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों में इस फिल्म की नुमाइश की मुखालफत ने जोर पकड़ा था। राज ठाकरे ने कहा था कि वो इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे, जिसके बाद फैसला किया गया कि नुमाइश को रियासत पंजाब तक महदूद कर दिया जाए। ख्याल रहे कि शिवसेना के बानी बाल ठाकरे और एक ज़माने में उनके जानशीन कहे जाने वाले उनके भतीजे राज ठाकरे पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैचेस खेलने की पुरजोर मुखालफत करते रहे हैं। से हुआ है कि सलमान खान की ट्यूबलाइट फ्लिकर होती है और एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारे जो जवान हैं जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं ना, लेकिन वो वहां पे वो मर रहे हैं, उनको गोलियां लग रही हैं, और उनको जो गोलियां लग रही हैं वो फिल्मी गोलियां नहीं है, वो असली गोलियां हैं। सलमान खान को जब लगती है बाद में खड़ा हो जाता है वो। पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान मंगल की शब सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में किया, जबकि बुध को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। अपने प्रस्तारों के नाम पैगाम में बाबर आजम का कहना था कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम के कप्तान के ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला किया है और वो इस बारे में क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को गुज़िश्ता माह बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं इस्तीफ़ा दूं और अपने खेल पर तवज्जो दूं। बाबर आजम ने कहा कि कप्तानी उनके लिए एक फ़ायदेमंद तजर्बा रहा है, लेकिन इसने उन पर काम के बोझ में इजाफा किया है। उनका कहना था, मैं अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना, अपनी बल्लेबाजी से लुत्फ़ अंदोज़ होना और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है। बाबर आजम का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी से अलग होने के बाद वो अपने खेल को बेहतर बनाने पर ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे और वो एक खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अपना किरदार अदा करते रहने के लिए पुरजोश हैं। अपने बयान में उन्होंने गैर मुतज़लज़ल हिमायत और उन पर भरोसा करने के लिए मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। बाबर आजम को सन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट्स की कप्तानी, जबकि सन 2020 में
टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तानी के फराइज सौंपे गए थे। इसके बाद से बाबर आजम की फॉर्म में गुज़िश्ता कप्तानों के बरक्स बेहतरी देखने को मिली थी और सन 2022 तक वो अपनी फॉर्म के तसलसल के बाइस दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। बाबर की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की T20 और वनडे टीमें दोनों ही ICC वनडे रैंकिंग में सरे फहरिस्त रहीं। ताहम उन पर फैसला कुन मौके पर गैर यकीनी का शिकार होने के हवाले से तनकीद की जाती रही है। सन 2023 में इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकस कारकर्दगी के बाद बाबर आजम ने टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शान मसूद को टेस्ट जबकि शाहीन अफरीदी को T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया था। सन 2024 के आगाज में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन फिर तब्दील हुए और इस मर्तबा T20 क्रिकेट के नौ उम्र कप्तान शाहीन अफरीदी की शामत आई और T20 और वनडे टीम की कप्तानी एक बार फिर बाबर आजम को सौंप दी गई। ताहम आयरलैंड से शिकस्त, इंग्लैंड से सीरीज हारने और फिर T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में अमेरिका और इंडिया से शिकस्त के बाद उन्हें कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.